नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study for civil। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि 1857 के विद्रोह के परिणाम क्या क्या हुए, क्या क्या चेंजेस आए ब्रिटिशर्स की पॉलिसी में और बाकी क्या क्या चेंजेस आए उनके बिहेवियर्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1817 के विद्रोह के क्या परिणाम हुए। तो हम बताएंगे कि 1857 का विद्रोह हालांकि एक अल्पकालीन विद्रोह था, लेकिन इसने भारतीय इतिहास को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित सरकार पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और इसने अंग्रेजी सरकार की प्रशासन प्रणाली और नीतियों में निम्नलिखित तरीके से दूरगामी परिवर्तन लाए। 1857 के विद्रोह के बाद एक बात पता चल गई थी ब्रिटिश क्राउन को, या हम कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि इंडिया में लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से, उसके रूल से खुश नहीं हैं। अभी आगे आने वाले वीडियो में हम जब देखेंगे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, फिर उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंदर, तो उसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से धीरे धीरे करके ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर छीननी शुरू कर दी थी। और 1853 के एक्ट के बाद फिर धीरे से उसमें ये बात कही थी कि 20 साल तक अब कंपनी का रूल नहीं होगा, वो किसी भी टाइम सरकार चाहे तो कंपनी को हटा सकती है। ये सब हम डिटेल में भी आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। अभी हमें 1857 के कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं, उसी के लिए हम ये बात थोड़ा सा समझते हैं कि 1853 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक चार्टर एक्ट लेकर के आती है। उसमें ये बात कही जाती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसे कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ले सकती है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में काम कर रही है। अब ये सोली जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है। उसके बाद 1857 का विद्रोह होता है, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक मौका मिल जाता है, एक रीज़न मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से इंडिया से हटाने के लिए और क्राउन रूल लाने के लिए। तो 1858 में एक एक्ट आता है, जिसके बाद से इंडिया का जो पूरा शासन है, पूरी इसकी शासन प्रणाली है, ये क्वीन विक्टोरिया के अंदर चली जाती है। तो कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या क्या परिणाम थे, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस था कि कंपनी के शासन को क्राउन रूल से, यानी कि ताज शासन से बदल दिया गया था। 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद द्वारा एक अधिनियम लाया जाता है, जिसने भारत के प्रशासन की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दी थी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट जो थी वो ब्रिटिश क्राउन को चली गई थी, क्वीन विक्टोरिया के पास चली गई थी। और उसके बाद से इस अधिनियम ने भारत में एक राज्य सचिव के कार्यालय की भी स्थापना की थी, यानी एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भी बनाया था, जो कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन हुआ करता था। इसके नीचे वॉइसरॉयज हुआ करते थे, वॉइसरॉय के नीचे प्रोविंसेस के गवर्नर्स हुआ करते थे। इस तरीके से इनका पूरा गवर्नेंस सिस्टम था, जिसे कि हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। फिर दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि इन्होंने अपनी सेना का पुनर्गठन कर दिया। हमने जैसे देखा कि काफ़ी एक बड़े लेवल पे सिपाहीज ने, यानी जो सेना के लोग थे, उन्होंने, सिपाहियों ने इसमें रिवॉल्ट में पार्ट लिया था। तो ब्रिटिशर्स को ये बात समझ में आ गई थी कि अब इंडियंस की लॉयल्टी पे वो ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने एक ब्रिटिश जो सैनिक थे उनकी संख्या सेना में बढ़ा दी और इन्होंने भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी। इसके बाद से इन्होंने ना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लानी शुरू कर दी थी। और ये पॉलिसी हम देख सकते हैं कि सीधे इन्होंने शुरुआत करी थी इसको सेना में लाने से। अब इन्होंने क्या किया कि लोगों में यूनिटी ना हो। अब पहले क्या था, हिंदू और मुस्लिम्स दोनों इनके बिहेवियर से संतुष्ट नहीं थे, तो हिंदू और मुस्लिम्स ने मिल करके रिवॉल्ट किया था। इनमें यूनिटी दिखाई थी हिंदू और मुस्लिम ने मिल करके, तो रिवॉल्ट काफ़ी इफेक्टिव था। अब इन्होंने क्या जाना कि अगर हम पूरा कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन के बेस पर सेना को डिवाइड कर दें, सैनिकों को डिवाइड कर दें, तो इनकी यूनिटी ख़त्म हो जाएगी। और यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है और इंडिविजुअलिटी में स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो इनकी स्ट्रेंथ को हम कम कर सकते हैं और अगर आगे आने वाले टाइम में किस तरीके का कोई रिवॉल्ट हुआ तो हम उसे आसानी से कवर कर पाएंगे।
तो इन्होंने फिर टुकड़ियां बनानी शुरू कर दी सेना की, कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजन के बेसिस पे। फिर हमने देखा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन्होंने अपनाई थी, जो कि हमें बंगाल के विभाजन की शुरुआत से समझ में आती है कि इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक मतभेद पैदा करने शुरू कर दिए। और इन्होंने बाकी नीचे के लेवल पे अब जमींदारों में और पेजेंट्स में भी इन्होंने मतभेद पैदा करने शुरू कर दिए। इन्होंने क्या किया, जो रूलर्स थे जो कि लॉयल रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ 1857 की क्रांति के समय, उन्हें तोपों की सलामी देना शुरू कर दिया, उन्हें ब्रिटिशर्स की पार्टीज में बुलाना शुरू कर दिया। मतलब एक तरीके से इन्होंने उन्हें सम्मान देना शुरू कर दिया, जिससे कि वो ब्रिटिशर्स के लॉयल बने रहें और वो नीचे का जो लेवल है, जमींदार्स हैं, पेजेंट्स हैं, इनके साथ ना मिलें। उसके अलावा इन्होंने ज़मींदारों को अपने में मिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा लेवल पे नीचे हुआ करते थे पेजेंट। तो अगर पेजेंट मिल कर के जाएंगे एक ज़मींदार के पास, फिर ज़मींदार रूलर्स को अपने में मिलाने की कोशिश करेंगे, तो इन्होंने जो ऊंचे वर्ग के लोग थे वो निम्न वर्ग के लोगों से ना मिल पाए, क्योंकि जो मास पॉपुलेशन बनती है वो निम्न वर्ग के लोगों से, जैसे पेजेंट्री है, आर्टिस्ट क्लास है, इन सब से मिलके बनती है। तो इनसे सब ना मिल पाए, कोई बड़े लेवल का विद्रोह ना हो पाए, इसलिए इन्होंने इन सारे लेवल्स में एक फूट डालनी शुरू कर दी। उन्होंने अलग अलग लेवल पे लोगों को अपने लॉयल बनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा इन्होंने दक्षिण भारत में भी फूट डालो की नीति करी। अब नॉर्थ इंडिया में आपको हिंदू मुस्लिम मिल जाएंगे, वहाँ पे इन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच डिवाइड लाया। अब साउथ इंडिया में इन्होंने आर्यों और द्रविड़ियों के बीच में, द्रविडियंस के बीच में इन्होंने डिवाइड लाया। तो इन्होंने अब ये समझ लिया था कि अगर इंडियंस यूनाइटेड रहेंगे तो वो हमें अब यहाँ से हिला सकते हैं, हमारी जड़ों को कमज़ोर कर सकते हैं। तो अब इन्हें आपस में डिवाइड करो जिससे इनकी यूनिटी ख़त्म हो जाए। उसके बाद इन्होंने इस एक्ट के थ्रू कंपनी का विलय कर दिया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। पूरा इनका एनेक्सेशन का सिस्टम ख़त्म हो गया, यानी कंपनी ने जितनी विलय और विस्तार की नीतियाँ अपनाई थी उन सबको ख़त्म कर दिया। और इसका क्यून के प्रोक्लेमेशन से ख़त्म किया गया, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में जो जो स्टेट लिए गए थे उन्हें वापस दे दिया गया, यानी कि जो रूलर वर्ग है उसको खुश करने के लिए एक तरीके से इन्होंने, हम कह सकते हैं, काम किया। फिर इन्होंने सबसे बड़ा काम किया, प्रेस पे नियंत्रण लगा करके कोई भी इंफॉर्मेशन इधर से उधर ऐसी ना पहुंचे जो कि लोगों को प्रोवोक कर पाए। तो इन्होंने विद्रोह के बाद से प्रेस पर बहुत कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। इन्होंने भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाए ताकि उकसाया न जा सके, अंकुश लगाया जा सके किसी भी तरीके के विद्रोह पर। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का एक ऐसा ही उदाहरण है। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 जब आया था, उस टाइम पे एक अखबार था जो कि अपनी लैंग्वेज चेंज करता है। वो अखबार कौन सा था, इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि वो अखबार प्रकाशित कौन करता था। फिर इनकी कैरेट और स्टिक पॉलिसी आई। अब इन्होंने जो मिडिल क्लास था और उसके अलावा जो 1885 की कांग्रेस बनती है, उसके जो मॉडरेट लीडर्स थे, जो एक मिडिल क्लास के जो इंटेलिजेंट लोग हुआ करते थे, हम कह सकते हैं जो पढ़े लिखा वर्ग हो गया था एक, उसको खुश करने के लिए इन्होंने एक ऐसी नीति अपनाई, कैरेट एंड स्टिक की। ये कैरेट दिखाते थे और स्टिक मारते थे, आप कह सकते हैं। जैसे कि इन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाए, जैसे 1861 का, 1892 का, 1919 का, और ये दिखाने की कोशिश की कि अब हम इंडियंस को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने जो एक्चुअल नीति अपनाई थी, जो स्टिक की इनकी पॉलिसी थी, उसमें इन्होंने स्ट्रिक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसे एक्ट लाए, रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून हम कहते हैं वैसा एक्ट लाया। तो उससे इन्होंने प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। एक तरीके से इन्होंने इंडियंस को कहा कि हम आपको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से इंडियंस के ऊपर इन्होंने प्रतिबंध लगाने के लिए भी बहुत सारे एक्ट्स लेकर के आए। फिर इन्होंने परिवहन और संचार के साधनों का विकास किया। अब इनको पहुंच बढ़ानी थी, हर जगह इनकी सेना रहे, इनका कॉमर्शियल पर्पस से इन्होंने अपनी पहुंच बढ़ाई। तो इसके लिए इन्होंने रेलवे और टेलीग्राफ विकसित किए। इतने ज़्यादा विकसित नहीं थे टेलीग्राफ उस टाइम पे, 1857 के टाइम पे लाइनें बिछ गई थी, तो कुछ लेवल पे ये इन्फॉर्मेशन दे पाए थे, जिसकी वजह से म्यूटनी शुरू होने से पहले ही कंट्रोल कर दी गई। पर 1858 के बाद इन्होंने काम बहुत तेज़ कर दिया। इन्होंने रेलवे लाइन का विकास बहुत तेज़ी से कराया, टेलीग्राफ का विकास कराया, जिससे इनकी आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य पहुँच पूरे इंडिया भर में हो सके, कि कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़े इनकी सेना तुरंत पहुँच सके। और कमर्शियल पर्पज़ से तो इन्होंने ये सब किया ही था।
उसके बाद अब इन्होंने इंडियंस के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना बिल्कुल बंद कर दिया। ये समझ गए थे कि इंडियंस को अपने धर्म में अगर कोई भी इंटरफेयर करे तो वो बिल्कुल नहीं पसंद आता है, और पूरा का पूरा फिर वर्ग यूनाइट हो जाएगा धर्म के नाम पे। तो जो इन्होंने जो क्लास के नाम पे, सोशल क्लासेस के नाम पे बंटवारा किया था, जो लोगों में डिवीजन लाया था, वो फिर ख़त्म हो जाएगा। जब बात धर्म की आएगी तो पूरा का पूरा वर्ग एक यूनाइट हो सकता है। तो इसलिए इन्होंने फिर धर्म में कोई भी हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इन्होंने हायर एजुकेशन को रोक दिया। अब ये आती है बात कि अब ये नहीं चाहते थे कि इंडियंस ज़्यादा एजुकेट हों। इंडियंस ज़्यादा अगर एजुकेट होंगे तो कॉलेजेस में जाएंगे, जब हायर लेवल में कॉलेजेस में जाएंगे, कॉलेजेस में जब वो जाएंगे तो उनको फिर एक गुट बनाने का मौका मिल जाएगा, इन्हें कॉन्स्पिरेसी करने का, इनकी लैंग्वेज में अगर ब्रिटिशर्स की कहें तो मौका मिल जाएगा। तो इंडियंस उस हायर लेवल तक पहुंच ही ना पाए, इतने इंटेलेक्चुअल बन ही ना पाए, इसलिए इन्होंने हायर एजुकेशन को प्रमोट करना ही बंद कर दिया। अभी हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे कि कैसे 1904 में यूनिवर्सिटीज़ एक्ट लाते हैं इस तरीके का कि यूनिवर्सिटीज़ को समझा करते थे कि जो हाई लेवल की एजुकेशन तक लोग पहुँच गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पहुँच गए हैं, वो मिलिटेंट्स हैं, ऐसा इनको कंसिडर किया करते थे। तो लोगों को हायर एजुकेशन इंडियंस को ना मिल सके, फिर इन्होंने ये पूरा का पूरा प्लान ऐसा करना शुरू कर दिया कि इन्होंने, अब जैसे हमने पहले एजुकेशन का डेवलपमेंट देखा था कि ये अपने ऑफिशियल्स के नीचे जो क्लर्क का लेवल था उसमें इंडियंस को अपॉइंट करने के लिए एजुकेट करना शुरू कर रहे थे। तो इन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन रखी, इतनी एजुकेशन रखी कि इंडियन जो है एक बाबू बन सके, वो ऑफिशियल बन सके, इतना उसको इन्होंने प्रोवाइड नहीं करी एजुकेशन। और 1857 के विद्रोह के बाद उन्होंने भारतीय शिक्षा के लिए अपने प्रयासों को रोक दिया। हम आंसर को कंक्लूड करेंगे ये बताते हुए कि 1857 का विद्रोह हालांकि बहुत सफल नहीं रहा, लेकिन इसने भारत में ब्रिटिश प्रशासन को एक गंभीर झटका दिया और अंग्रेज़ों के डर को खुले में ला दिया, और आगे आने वाले 90 वर्षों के लिए ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों की व्यवस्था में दूरगामी परिवर्तन लाए। तो जैसे कि हमने देखा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल क्राउन के रूल से बदल जाता है, और फिर इन्होंने बहुत सारी अपनी पुरानी पॉलिसीज़ को देखा कि अब ऐसे इंडियंस के साथ अगर हम पॉलिसीज़ बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा हमारे रूल को खतरा है। तो उन्होंने पॉलिसीज़ में अपनी काफ़ी अच्छा खासा चेंज लाया, जिससे वो अगले 90 साल तक इंडिया पे रूल कर पाए। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस रिवॉल्ट का नेचर क्या था। तो इस रिवॉल्ट के नेचर पे अक्सर स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा काफ़ी एक डाउट है इस रिवॉल्ट के नेचर को लेके, जिससे कि हम देखेंगे कि कौन कौन से लीडर्स ने इस रिवॉल्ट के बारे में क्या क्या बातें कही हैं। इसके साथ ही साथ हम रीज़न देखेंगे कि क्या रीजंस बने कि रिवॉल्ट फेल हो गया। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।